हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्र कॉमर्स पॉइंट, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉमर्स से रिलेटेड कुछ आसान तरीके, जिससे हम कॉमर्स की जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें और उन्हें आसानी से समझ सकें। तो इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी जो साझेदार है उसका जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, वो चैप्टर था हमारा चैप्टर 4, जिसमें हम जो साझेदार है, विद्यमान साझेदार है, उसमें से एक या एक से अधिक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहे होते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उनके लाभ हानि का विभाजन या नए लाभ हानि का विभाजन हम किस तरीके से करते हैं, तो उस वीडियो को वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से हम उसका पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, किस तरह से हम उनके नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे और किस तरह से हम उसे मिलने वाली ख्याति, यानी कि जो भी उसका हिस्सा है लाभ हानि में या फिर ख्याति में या प्रोविडेंट फंड में या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, या फिर जो भी उसका हिस्सा होगा, यानी कंपनी में जो भी हिस्सा होगा, वो जो उसको हिस्सा मिलने वाला है, जो वो फर्म से अवकाश ग्रहण करते समय लेके जाएगा, उन सब का कैलकुलेशन हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि किस आधार पे और कैसे हम उसके जो अवकाश ग्रहण करते समय जो ले जाने वाली राशि है, यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपने साथ अपने रुपए को लेके जाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि कैसे, कितना और कब लेके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या फिर मृत्यु हो जाती है, तो जब वो रिटायरमेंट लेने का सोच लेता है या रिटायरमेंट लेता है, तो उस समय वो जिस समय से वो रिटायरमेंट लेता है, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को उसने सोचा, एक साझेदार था ये, जिसने 1 अप्रैल 2020 को फर्म से अवकाश ग्रहण करने को सोचा। उस फर्म में ए, बी और सी, ए बी सी नाम के 3 साझेदार थे, जिसमें से ए ने डिसाइड किया कि वो अवकाश ग्रहण करेगा। कब? 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अब जब ये अवकाश ग्रहण कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो ये कंपनी सबसे पहले अपने जो भी साझेदार हैं, यानी ए बी सी, यानी ए को छोड़ के अब बी सी जो बचे, इनको जन सूचना, यानी इनकी बिना अनुमति के ये फर्म से अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये साझेदारी का नियम है कि जब आप फर्म से अलग हो रहे हो या फिर कोई साझेदार फर्म से अलग अवकाश ग्रहण कर रहा हो, तो वह सभी को, यानी सभी साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से अलग हो सकता है। ठीक, अब ये तो थी अलग होने की बात। अब आते हैं हम कि कैसे, तो जब यानी कि जो साझेदार जब तक फर्म में है तब तक उसका अधिकार और दायित्व फर्म के प्रति है। यानी 1 अप्रैल 2020 को जैसे ये फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो उससे पहले यानी 31 मार्च 2019 तक इसकी जो भी संपत्ति होगी, यानी फर्म की जो भी संपत्ति है, उसमें इसका अधिकार है, यानी उसमें ये अधिकार है, इसका भाग लेने का अधिकार है। और 31 मार्च 2019 से पहले जितनी भी दायित्व हैं उनके प्रति एक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक, अब 1 अप्रैल 2020 के बाद, यानी कि 2 अप्रैल 2020 के बाद क्या नहीं किया जा सकता साझेदार के, तो उसका 1 अप्रैल के बाद, यानी 2 अप्रैल 2020, यानी जिस समय से वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसके बाद से उसके क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं, यानी क्या अधिकार और क्या दायित्व होते हैं। तो जैसे कि 1 अप्रैल 2020 से ये अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उसके बाद अगर 2 अप्रैल 2020 से अगर जो ए है, यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, अगर वो चाह कर भी वो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा नहीं ले सकता, यानी फर्म की संपत्तियों में हिस्सा नहीं ले सकता, और ना ही वो साझेदारों के लाभ में हिस्सा ले सकता है। ये तो थी अधिकार की। अब दायित्व क्या है? दायित्व के प्रति क्या है कि जैसे ही वो फर्म से अलग होता है, वैसे ही उसे जो उसका जो दायित्व होता है वो खत्म हो जाता है। यानी 2 अप्रैल 2020 से एक दायित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
ना वो किसी फर्म की दायित्व के प्रति जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है, यानी कोई भी जिम्मेदारी हो या फिर जैसे पैसे घटे या फिर कुछ भी हो तो ए से आप नहीं मांग सकते। जो विद्यमान साझेदार है वो ए से नहीं मांग सकते और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो जब से जिस दिन से कर रहा है उसके बाद के दिन के बाद जिस दिन से कर रहा है उसके बाद के दिनों में के प्रति इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, यानी इसका दायित्व खत्म हो जाता है, इसका कोई दायित्व नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये तो था जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अधिकार और कर्तव्य। अब हम देख लेते हैं कि उसके नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे की जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया था कि चैप्टर 3 में, यानी जब नया साझेदार आता है तो भी नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है, और जब कोई विद्यमान साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो भी नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। 4 कंडीशन उस नए साझेदार के प्रवेश में भी थे, यानी जो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने की विधि थी 4 विधि के द्वारा जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब भी किया जाता था, और जब विद्यमान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या तो मृत्यु हो जाती है तब भी उसके जो लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है वो चार विधियों के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब विद्यमान साझेदार यानी विद्यमान साझेदारों में से कोई एक या एक से अधिक साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, तो अलग होने की स्थिति में जो विद्यमान साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया हो तो उस समय नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे की जाएगी, यानी कि जब उनका अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अवकाश ग्रहण के बाद ये बताया गया हो कि वो भविष्य में इस अनुपात में अपने लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। यानी मान लेते हैं जैसा कि ABC 3 साझेदार है जिसमें से ए अवकाश ग्रहण कर रहा है, लेकिन ABC का अनुपात क्या है 3:2:1, यानी 3:2:1 के अनुपात में अपने लाभ हानि का विभाजन कर रहे हैं। ठीक, अब 1 अप्रैल 2020 को ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ठीक, उस समय अवकाश ग्रहण करने के बाद यानी ए का जो भी हिस्सा होगा, यानी ए के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो बी और सी है, यानी बी और सी जो है ये अपने लाभ को नए लाभ हानि अनुपात जो कि 2 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। तो अगर इस तरह से बताया गया है कि ए के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो बचे हुए साझेदार हैं यानी बी और सी वो अपने भविष्य के लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसका नया लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। तो ये ABC का 3:2:1 का अनुपात है, इसको हम मिटा देते हैं जगह कम, और B और C का 2:3 का है। ठीक, अब जो नया साझेदार का यानी जो नया लाभ हानि अनुपात निकाला जाएगा तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। तो जो नया लाभ हानि अनुपात निकाला जाएगा उसको भी निकालने के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक पहला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसा कि अगर ए का हिस्सा निकाल रहे हैं तो ए का हिस्सा कितना है 3। अब कितने भाग में से 3 हिस्सा है तो 3, 2, 5, 1, 6, यानी इनका टोटल कर देंगे और जो आएगा वो बटे में लिख देंगे। तो 3, 2, 5, 1, 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब अभी ये तो रिटायरमेंट हो रहा है तो इसका नहीं बी का निकालेंगे हम लोग। तो बी का हिस्सा कितना है 2, कितने भाग में से 2 है 6 भाग में से। ठीक, तो 2/6 हो गया। अब ये रिटायर हो रहा है। ठीक, अब रिटायर होने वाले साझेदार का हिस्सा क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो रहा है 3/6। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं जो विद्यमान साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात है, यानी भविष्य में जिस अनुपात में वो अपने लाभ हानि को बांटेंगे। ए के रिटायरमेंट के पश्चात जो भविष्य में जिस अनुपात में वो लोग अपने नए लाभ हानि को बांटेंगे वो उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, जो ए से जो रिटायरमेंट वाले साझेदार से जिसका हिस्सा मिल रहा है हमें
वो, तो 2/5 यानी कितने हिस्से से, 5 हिस्से में से दूसरा हिस्सा मिल रहा है बी को। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें बी का नया लाभानुपात निकल जाएगा, यानी जो प्राप्ति अनुपात है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले हम प्लस करें, यानी पहले ये जोड़ वाला सॉल्व करें कि पहले मल्टीप्लाई करें। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं कि हम इस तरह से ना करके ये ध्यान रख ले कि जो बी और सी का है, यानी जो रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर्स का कैपिटल है, सबसे पहले हम नया लाभानुपात निकालेंगे किसके अनुपात पे, जो रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक, यानी ए के जो विद्यमान साझेदार है उसके नए लाभ को, और जो जिससे मिल रहा है, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके लाभ का गुणा कर दें। तो जैसा कि बी का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे कर रहे हैं बी का निकालते हैं हम यदि, तो 2/5 यानी कितना हिस्सा मिल रहा है, ए का कितना हिस्सा मिल रहा है, 3 कितने हिस्से से 6 गुणे, अब जो विद्यमान साझेदार को उनका नया लाभानुपात, यानी जिस नए लाभानुपात में वो भविष्य में बांटेंगे उसका गुणा कर देंगे। तो 2/5 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो 6×5 30 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया सॉल्व करने पे। अब बी को फिर, अब ये तो हो गया उसका नया लाभानुपात। अब इसको प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी का हिस्सा जो पुराना हिस्सा है यानी 2/6 प्लस जोड़ देंगे इसका जो नया हिस्सा है, जो नया हिस्सा आया उस बी का लेने के बाद कितना, 6/30, ठीक। अब इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 6 का भाग देना है कि 30 से ज़्यादा ना आ जाए, तो 6 का 5 बार पढ़ेंगे तो 30 कट जाएगा, तो 5 का, और जो 5 आया उसका गुणा 6 के ऊपर वाले के साथ, यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, जो भी भाग देने पे आंसर आएगा। तो 6 का जब 30 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 30 का भाग 30 में देंगे, जो आएगा वो उसके ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, तो 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 का 30 हो जाएगा, और 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्राप्ति अनुपात हो गया, जो नया लाभानुपात है। तो जो बी का विद्यमान, यानी जो बी विद्यमान साझेदार है, इसका जो प्राप्ति अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा 16/30, ठीक है। अब हम सी का निकालेंगे, तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ये है इसको सेम टू सेम उतारेंगे, फिर प्लस का चिन्ह उतारेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6×5 30 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 आएगा आंसर वही। बस याद रखने के लिए कि अगर हमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले हम जोड़ करें कि घटाना, पहले हम प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, इस समस्या को समझने के लिए, यानी इसको हम समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम इस तरह से ना करके इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो वो हो गया, और दूसरा ये हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, यानी इन दोनों का प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को में से एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 एलसीएम आ गया हमारा। अब 6 का भाग 30 में देंगे तो वही 5 आएगा, और ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, प्लस अब 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर वाले के साथ उसके गुणा कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा, ठीक। अब 30 का 30 आ गया, और 10 और 6 जुड़ गया तो 16, ठीक। इसका भी 16/30 आया, इसका भी 16/30 आया, ये भी प्राप्ति अनुपात है, यानी जो बी का आंसर है वो 16/30 इस विधि से भी आया, इस विधि से आया। बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे तीनों एक साथ लिखा हुआ है, तो इससे हमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि पहले हम समझ नहीं आता पहले गुणा करना है या प्लस करना है, ये कभी कभी डाउट हो जाता है। तो उस स्थिति में हम सबसे पहले ये, अगर इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो हम
ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कन्फ्यूजन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। अब ये तो था बी का हिस्सा, अब सी का हिस्सा भी सेम इसी तरह से निकाल देंगे। तो सी का हिस्सा कितना है, इस विधि से 1/6 है, प्लस ए का हिस्सा कितना बटा मिल रहा है, 3/6, और इंटू जो सी का नया लाभ अनुपात है, यानी जो भविष्य में नए लाभ में बांटेंगे जिस अनुपात में, तो वो है 3/5, 3 2 5, इसका वर्ग 3/5, और जो यहाँ पे है सी का हिस्सा वो हो जाएगा हमारा 3/6 इंटू नया लाभ अनुपात 3/5 बड़ी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/6 सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, और 3 तिकाई 9, ठीक, ये हो गया। और इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 3 तिकाई 9, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जो सी का पुराना अनुपात है उसको ले लेंगे, तो 1/6 है, प्लस कर देंगे जो ये नया अनुपात है ये, तो 9/30। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 का भाड़ा फिर से 6 का भाड़ा 30 में 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 30 का भाग 1 में देंगे, 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे हम तो सी का भाग आ जाएगा हमारा, तो 9 5 14/30, ये हमारा प्राप्ति अनुपात है, किसका, जो सी है इसका प्राप्ति अनुपात है, ठीक। वो उस विधि से था। अब इस विधि से भी तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, और 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, प्लस जिसका भाग 30 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक। अब जो सी का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 30, सेम टू सेम जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो 9 5 14। तो ये है इस विधि से प्राप्ति अनुपात किसका, सी का। तो इस तरह से हम दोनों विधियों से बता दिए कि किस तरह से दोनों विधि से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन नहीं होता है इस विधि से ऐसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक है ये वाला मेथड जो है वो इजी पड़ता है, उसमें थोड़ा याद रखने की जरूरत है कि किसमें किसको गुणा किया जाए। तो अगर कभी कभी गलत भी हो जाता है तो फिर उसमें गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें गलत होने का चांस थोड़ा कम होता है। तो हम अगर आपको दिक्कत न हो तो आप इस विधि से ही हल करें और आंसर लाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।